Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, we will start new chapter, magnetic effect of current. In last lecture, we have completed our third chapter, which was current electricity. Now, our new chapter is magnetic effects of current. New chapter is magnetic effects of current. Magnetic effect of current. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि what do you mean by magnetic field? We will talk about current later, whatever you have learned already in class in chapter 3rd, current electricity. Now, first of all, we will start of our first term, magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक ऐसा स्पेस, मैग्नेट के आसपास के एक ऐसा स्पेस जिस रीजन तक उसका एक इन्फ्लुएंस रहता है, हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप बोलो ऐसे कि किसी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, वो स्पेस जहां तक उसका मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहता है, वो हमारे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बोली जाती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड तो एक ऐसा स्पेस और रीजन जहां तक मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा स्पेस और रीजन जहां तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है, उसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं कि हाँ वहां तक हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। राइट, ओके। अब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे करते हैं, ये हम लोग शायद आपसे कभी डिस्कस किए होंगे, बट फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा हमने एक बार डिस्कशन किया था। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कोई भी मूविंग चार्ज है या करंट है, करंट क्या है, मूविंग चार्ज क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो रेट ऑफ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो या तो हम बोले कि कोई मूविंग चार्ज है या सिंपल करंट है। तो कोई मूविंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है, सेट करता है। राइट, तो आप ऐसे बोलो कि अगर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, क्या किसी वायर में अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेगा? हाँ कर लेगा। मतलब अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा? यस, इट विल सेटअप अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज है या कोई करंट है, करंट क्या होती है? करंट क्या होती है? रेट ऑफ flowing a charge, rate of flowing a charge is called current. राइट, तो इलेक्ट्रिक करंट की कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में गया है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट भी तो वही है, मूव कर रहा है चार्ज। करंट चार्ज करंट भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसमें। राइट, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कर सकता है। उसी के बेसिस पे हमारा ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या डेवलप हो सकते हैं, कैसे क्या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्रिएट हो सकती है, ये सब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहली बात है जो मैंने आपको डिस्कस की कि हाँ ठीक है, अगर कहीं करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। क्लियर है? ओके। इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो एक सबसे पहला टर्म आएगा हमारा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक नीडल रख दीजिए, कंपास मैग्नेटिक नीडल रख दीजिए, तो वो अपना एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए अगर ये एक सर्किट है, ये हमारा स्विच है, ये हमारी कोई बैटरी है, यहां से यहां से कोई करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये
हम लोग जो एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मान लीजिए साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। चलिए एक काम कीजिए, इसको हम लोग साउथ डायरेक्शन मान रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन मान रहे हैं, इसको वेस्ट, इसको ईस्ट मान रहे हैं। ऐसे कुछ हमने एज्यूम कर लिया है, वेस्ट ईस्ट साउथ नॉर्थ, ऐसे कुछ एज्यूम कर लिया डायरेक्शन। अब उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे एक कंपास है, अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल है, अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल है, ऐसे ये हमारी एक मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए है, ये हमारी एक मैग्नेटिक नीडल है, ये उसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा साउथ पोल है। तो अगर करंट ये ऑब्जर्व किया ओस्टेड ने कि इफ करंट इन अ current carrier, if current is in a wire is flowing from south to north direction and that wire is just above the needle, then north pole of needle will deflect towards west. Listen, if current is moving from south to north in any wire and that wire is just above the magnetic needle, then north pole of that magnetic needle will deflect towards west, and if and vice versa, and iska just reverse, if direction of current is reversed, this one is switch. Now current direction is from north to south and magnetic compass is here, magnetic needle is here, then north pole of magnetic compass will deflect towards east, north pole of magnetic compass will deflect towards east. This was the experiment, or this was the Oersted experiment. Clear? Okay. Next एक बोला जाता है एम्पियर। इन्होंने तो ये बता दिया कि ठीक है, अगर किसी वायर में कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर में करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ के मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करा रही है। क्लियर? ओके। उसके बाद एक आता है एम्पियर स्विमिंग रूल। सिंपल सा है एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है? एम्पियर स्विमिंग रूल ये है कि अगर आपके पास अब उस ओस्टेड ने ये बता दिया कि हाँ डिफ्लेक्शन होगा, तो एम्पियर स्विमिंग रूल एक सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना उसमें। उस रूल में अगला एक है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल ये भी सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि उसमें डायरेक्शन कैसे होगी। देखो इस एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग अगर एक आप मैन को इमेजिन कर लो, एक मैन को इमेजिन कर लो, ये मैंने एक मैन को इमेजिन कर लिया है, एक मैन को इमेजिन कर लो जो ऐसे स्विमिंग कर रहा है, जो ऐसे स्विमिंग कर रहा है और इसके पास यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, ठीक, नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अगर मैन हमारा उस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, ओके, स्विमिंग कर रहा है और उसके बोल रहा है कि वो करंट की डायरेक्शन में, इमेजिन करो कि वो करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है और वो मैग्नेटिक कंपास के जस्ट ऊपर है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो कंपास का नॉर्थ पोल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, कंपास का नॉर्थ पोल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। जैसे करंट की डायरेक्शन में मैन को इमेजिन करो कि वो स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर वो करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, मैंने इमेजिन किया है, और उसके नीचे मैग्नेटिक कंपास है, तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल है। ये रूल तो हो गए थे, बट ये तो रूल इन लोगों ने डायरेक्शन बताई, बट मैग्नीट्यूड बताने वाला ये डायरेक्शन नहीं, ये रूल नहीं था। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालें, उसके लिए एक बायोट-सैवर्ट लॉ आया।
बायोट सेवर्ट ने बताया कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो अगला नेक्स्ट है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ। नेक्स्ट है बायोट सेवर्ट लॉ। नेक्स्ट है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ। देखिए क्या है बायोट सेवर्ट लॉ में, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किसी करंट कैरिंग वायर है, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, उससे किसी पॉइंट P पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं विद द बायोट सेवर्ट लॉ, राइट। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रही है आई, इस तरीके से करंट आई जा रही है, और आप बोल रहे हो कि इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट निकालना है, जो कि आर डिस्टेंस है यहां पे, जो कि वहां से आर डिस्टेंस है, या हम लोग इसको आर वेक्टर लिख दे रहे हैं अगर कोई डायरेक्शन की बात आएगी, अदरवाइज उसका मैग्नीट्यूड आर है। ये एंगल दोनों के बीच में थीटा है, लेकिन वो एंगल किसके बीच में है? जिस वायर में करंट जा रही है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डीएल वेक्टर लिया जाता है। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक लेंथ वेक्टर लिया जाता है, छोटा सा डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये डीएल वेक्टर और वो जो लेंथ वेक्टर के साथ ज्वाइन कर रहा है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब हमें करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट P पॉइंट पे कितना होगा, ये उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट, ड्यू टू इसको डीएल एक लेंथ एलिमेंट बोले, करंट एलिमेंट बोले, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल वेक्टर क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बायोट सेवर्ट लॉ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल वेक्टर, तो dB is directly proportional to amount of current flowing through that wire। पहली बात है कि अगर जो हमारा डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी P पॉइंट पे, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। दूसरी बात, वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ के, जो हम लोगों ने लेंथ कंसीडर की है। दूसरी बात, जो लेंथ एलिमेंट लिया है हम लोगों ने, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दो बातें। तीसरी बात, उस वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, ये थर्ड वन है। जितना साइन थीटा ज्यादा होगा, उस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी मोर, राइट, ओके। नाउ फोर्थ, dB is inversely proportional to r square। dB is inversely proportional to r square। This, according to Biot-Savart law, magnitude of magnetic field at point P due to dl vector is directly proportional to magnitude of magnetic field directly proportional to current flowing through that wire। Second one is length element, third one is sin theta, and fourth one is magnitude of magnetic field inversely proportional to square of the distance between length element and P point, right, okay। By 1 2 3 and 4, by 1 2 3 and 4, by equations 1 2 3 and 4, तो dB की वैल्यू, dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square। This one value of I dl sin theta upon r square, या dB equal to
a constant of proportionality I dl sin theta upon r square. This one is constant of proportionality. Now value of constant of proportionality. This one is constant of proportionality. Proportionality. Okay. Now the value of constant of proportionality k equal to mu naught upon 4 pi इतने टेस्ला मीटर पर एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. टेस्ला मीटर पर एम्पियर या टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स. नाउ पुट द वैल्यू dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square. This will be the magnitude of magnetic field at point P due to dl length. dl एलिमेंट, करंट एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट. ठीक है. ओके. नाउ अगर हम लोग इस वाले टर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है. राइट. तो हमारा क्या हो जाएगा अगर हम लोग इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें. अगर हम लोग इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें इन वेक्टर फॉर्म, अगर लिखे इन वेक्टर फॉर्म तो dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब. क्यों क्यूब? क्योंकि dl वेक्टर था, उसके साथ एक यूनिट वेक्टर था, यूनिट r कैप. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये dB वेक्टर को लिख सकते हैं इस तरीके से. तो ये टर्म पूरा आ गया. ये म्यू नॉट dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I टाइम्स r कैप की जगह पे r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर. यू कैन पुट हियर देन dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब. Okay, this is the Biot-Savart law. Now in next term we will find direction and application of Biot-Savart law. Okay, thank you.